हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आखिरी पार्ट संधारित्र तथा परावैद्युत पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, कैपेसिटर मतलब संधारित्र और परावैद्युत मतलब डाइलेक्ट्रिक्स। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को कितने प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, तो मुख्यतः हम पदार्थों को दो प्रकार से बांटते हैं, चालक या फिर विद्युत रोधी। ठीक है, चालक को हम कभी कभी सुचालक भी कह देते हैं। ठीक है, विद्युत रोधी को हम कुचालक या फिर अचालक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अचालक शब्द ज़्यादा ठीक समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल भी क्या नहीं करेंगे, आवेशों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे। ठीक है, पहले हम चालक को देखते हैं। चालक यानी कि कंडक्टर्स। ठीक है, इसे कंडक्टर्स भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मुक्त आवेश होता है। माना कि हमारे पास ये क्या है, एक मटेरियल है जो कि क्या है, चालक है। ठीक, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इन्हीं को हम मुक्त आवेश भी कहते हैं। तो ये क्या करेंगे, चार्ज को अपने अंदर से प्रवाहित होने की अनुमति देते हैं। ठीक है, इसके अंदर से चार्ज क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है। और चालक पदार्थ कौन कौन से, सभी लगभग सभी धातु क्या है, विद्युत की चालक होती है। ठीक है, कंडक्टर होती है। जैसे कि हमने ले लिया लोहा, तांबा, ठीक है, एल्यूमिनियम, चांदी, ये सब क्या है, विद्युत की चालक है। ठीक है, कंडक्टर्स है। अगर हम बात करें विद्युत रोधी, जिन्हें हम इंसुलेटर्स या फिर परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे या कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादातर कौन सा शब्द यूज़ होता है, परावैद्युत या फिर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये शब्द ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए हम यहाँ पे भी अब इन दोनों शब्द को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पहला क्या हो गया, इंसुलेटर। इसमें क्या है कि मुक्त आवेश नहीं होगा। ठीक है, मान लो कि ये क्या है, एक क्या है, विद्युत रोधी या फिर इंसुलेटर पदार्थ है, तो इसके अंदर क्या है, आवेश प्रवाहित नहीं हो सकते। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। अब ये आवेश प्रवाहित क्यों होते हैं, मान लो चालक में प्रवाहित होते हैं, तो क्यों होते हैं, जब हम इस चालक में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। ठीक है, हमने किसी चालक पदार्थ को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या होगा, उसके अंदर के आवेश गतिमान हो जाते हैं। ठीक, या फिर हमने इसमें वोल्टेज लगाया तो वोल्टेज के कारण भी आवेश गतिमान हो जाते हैं। इसी प्रकार से विद्युत रोधी में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं या फिर वोल्टेज लगाएं तो इसके अंदर के आवेश जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। ठीक है, या अगर हम सीधे से कहें, ठीक है, मोटी भाषा में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जाने देते हैं, और ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जाने देते। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि इनके व्यवहार क्या क्या हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको ध्यान रखना है चालक या फिर विद्युत रोधी के संबंध में। ठीक है, कंडक्टर्स कैसा बिहेवियर देते हैं और इंसुलेटर, जो मुख्य पॉइंट हमको इस चैप्टर में क्या होगा, ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला आ जाता है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मान लो कि एक प्लेट है। ठीक है, ये प्लेट है और ये क्या है, दूसरी प्लेट है। ये पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट के अंदर, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या है, फील्ड क्रिएट करेगा। ये वाली प्लेट हमने फील्ड क्रिएट करने के लिए लगा रखी है। ठीक है, ये एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेगी। और ये अंदर हमने क्या लगा रखा है, एक कंडक्टर रख रखा है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अब जैसे ही इसमें बाहर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए मैं इस प्रकार से एरो बना देते हैं, और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाया वो हो गया E0। ठीक है, तो यहाँ पे सारा का सारा बाहर से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। पर इसके अंदर अगर हम देखें तो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज हो गया था। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से ही क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं। तो इस प्लस चार्ज ने अंदर क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर दिया। ठीक है, सारे जो इसके अंदर नेगेटिव वाले थे, ठीक, वो इस प्लस के पास आ गए, क्योंकि हम जानते हैं प्लस क्या करता है, नेगेटिव को आकर्षित करता है। तो सारे पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेरित हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे नेगेटिव था सारा, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंडक्टर के इस भाग में, इस वाले भाग में क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया।
अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलके अंदर भी क्या करेंगे, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है ना, नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ईपी कह सकते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो कि इस कंडक्टर के अंदर उत्पन्न हो रहा है या फिर प्रेरित हो रहा है, उसे हम ईपी कह सकते हैं। और ये जो ईपी होता है ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड में ई नॉट के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि ईपी माइनस क्या, ई नॉट माइनस ई पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। जब हम ई नॉट को ई पी से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार अंदर का जो ई पी है ना, वो ई नॉट का क्या करेगा, विरोध करेगा। जो ई नॉट पूरा लगा हुआ था उसका ई पी क्या करेगा, विरोध करेगा, और इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाएगा, ठीक है। इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाएगा जो कंडक्टर के अंदर है, ठीक। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि चालक के भीतर स्थिर आवेश नहीं होता है, केवल सतह पर होता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक, तो उसके अंदर का आवेश जो भी होता है वो चल के उसकी सतह पे आ जाता है। मान लो ये हमारे पास कंडक्टर था, तो इसके अंदर का आवेश क्या करता है, यहाँ सतह पर उपस्थित हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसे ध्यान रखना है कि कंडक्टर के अंदर या तो क्या खाली हो, है ना, जैसे कंडक्टर क्या है, हॉलो स्फीयर हो गया या हॉलो कंडक्टर है कोई, तो अंदर कोई आवेश नहीं होता, बाहर क्या होता है, बाहर सारे जमा हो जाते हैं। और इसी प्रकार प्लेट भी हो गया या कोई सॉलिड कंडक्टर भी है, तो उसके भी बाहरी सरफेस में सारे के सारे चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। स्थिर नहीं रहेगा तो हो सकता है गतिमान हो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वो रहेगा, पर स्थिर चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है, मुक्त, वो बाहर आ जाता है, ठीक है। फिर जो सरफेस होती है, बाहर की सरफेस, मान लो ये सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके हमेशा परपेंडिकुलर ही होंगी, ठीक है। बाहर को निकलेंगी या अंदर को जाएंगी, पर ये हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेंगी इसके, ठीक है। इस सरफेस के क्या होगी, लंबवत रहेगी। फिर जो सरफेस होता है कंडक्टर का, ठीक है, कंडक्टर का जो सरफेस होता है यानी सतह होती है, उसमें सभी जगह पोटेंशियल क्या होता है, समान होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस इज सेम, ठीक, पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव। तो ये जो सतह है, ये सतह इस सतह के किसी भी बिंदु पर ले लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर रहेगा। तो ये आ जाती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। जब किसी सतह का हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समान हो तो हम उसे बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो कंडक्टर के केस में ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है, ठीक है। पर क्या होता है, चार्ज डेंसिटी हर जगह बराबर नहीं होगी, ठीक है। हर जगह चार्ज डेंसिटी बराबर नहीं होगी सतह में। कंडक्टर जो है, कंडक्टर की सतह में ज़रूरी नहीं कि हर जगह क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी बराबर हो, ठीक। ये ध्यान रखना, ये बता चुके इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होती है। फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेसिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये अभी एक बार मैं समझा भी दूंगा, पहले भी हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी है तो उसमें बताया था। देखो इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो यहाँ पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो कि ये सरफेस थी, ठीक है, ये सरफेस थी, तो यहाँ पर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक, कंडक्टर के कारण, वो बनता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसमें सिग्मा क्या है, आवेशों का घनत्व, ठीक है, किसी पृष्ठ में आवेशों का घनत्व, जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक। और ये एप्सिलॉन नॉट है, ठीक, निर्वात की विद्युतशीलता, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये कैपेसिटेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। जब भी आप फार्मूला निकालेंगे तो इसका प्रयोग होगा। एक बार मैं इसको अभी फिर से बताऊंगा। अब हमारे पास एक और टॉपिक है सिलेबस में, चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश, ठीक, फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज, ठीक है। अब हमारे पास ये टॉपिक है, फ्री चार्ज या फिर बाउंड चार्ज। तो पहले अब हम ये देख लेते हैं कि एक एटम क्या होता है, ठीक है। हमारे जो एक परमाणु होता है, परमाणु में एक नाभिक होता है, ठीक है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा। अब न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। और प्रोटॉन में पॉजिटिव आवेश होता है, प्रोटॉन में क्या हो गया, पॉजिटिव आवेश। और जितना प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है
उतना ही चार्ज के बराबर इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक नाभिक हो गया, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, अब धातुओं में क्या होता है, यानी चालकों में, ठीक, कंडक्टर्स में जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये इस नाभिक से लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, मतलब ये इससे बाहर भी निकल सकते हैं। ठीक है, जो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है जिन्हें, जो बाहरी कक्षा में होते हैं, ये यहाँ से बाहर निकल के, और जो हमारे पास मान लो ये हमारे पास एक कंडक्टर का क्या था, पूरा मटेरियल था, इसमें कई सारे एटम हैं, तो इससे एटमों से निकल के ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री घूमते रहते हैं। ठीक है, एक प्रकार से हम ऐसा मान सकते हैं कि मानो ये एक गैस के क्या हैं, अणु हैं जो इसमें मुक्त रूप से घूम रहे हैं। ठीक, तो यही इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से बाहर निकल के मुक्त रूप से घूम रहे हैं, उन्हें हम मुक्त आवेश या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज कहते हैं। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो एटम्स के क्या है, सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, वो इस चालक मटेरियल के अंदर क्या है, चारों ओर घूम सकते हैं, फ्री होते हैं घूमने के लिए, इन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब मान लो हमारे पास ये क्या था, एटम था, इससे इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन तो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसको ऋण आवेश से भी कह सकते हैं कि ये ऋण आवेश है। ठीक, और जब ये निकल जाता है तो यहाँ पे जो बचता है, ठीक है, परमाणु जो बचता है, इस स्थिति में परमाणु में क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है, और इसको हम धनायन, ठीक है, धनायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयन कह सकते हैं। और ये वाला जो बचता है, जो ये एटम बचा, ये क्या होता है, ये कहीं चल नहीं सकता। मान लो यहाँ पे ये कई सारे एटम हैं, तो ये आपस में बंधे रहेंगे। मान लो एक एटम यहाँ है, ये इससे बंधा है, ये इससे बंधा है, ये इससे बंधा है, ये इससे बंधा है। ठीक है, तो इस प्रकार से एटम आपस में बंधे हुए हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं इनके किसी भी प्रकार के। तो अब ये जो बचा धनावेश, ये था एटम, इससे चला गया इलेक्ट्रॉन, बच गया यहाँ पे धनावेश, तो इस प्रकार के कई सारे धनावेश हो सकते हैं बचे हों। तो ये अपने जो मटेरियल है उसके अंदर घूमने के लिए क्या है, फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के आवेश को हम बोलते हैं बाउंड चार्ज। ठीक है, तो चालकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और जो धनावेश होता है वो बंधे रहते हैं, वो जाते नहीं हैं। ठीक है, उसे बाउंड चार्ज कहते हैं। अब हम एक टॉपिक देख लेते हैं, स्थिर वैद्युत परिरक्षण। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पर क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, कैपेसिटर पढ़ना है, तो वहाँ पे ये इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, वहाँ पे ये काम आएगा। ठीक है, इसलिए इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, पहले हम इसमें एग्जाम्पल से चलते हैं। देखिए, माना हम जानते हैं कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर, ठीक है, इनसाइड कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इस गुण का फ़ायदा उठा के हम क्या कर सकते हैं, कुछ विशेष हमारे एपरेटस होंगे या कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिसको हम बाहर के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहेंगे, ठीक है, उसकी रक्षा करना चाहेंगे, तो हम उसको किसी हॉलो कंडक्टर के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, मान लो कोई एपरेटस है, ठीक है, तो उस एपरेटस को हमने रख दिया हॉलो कंडक्टर के अंदर, तो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, यानी इसमें अंदर जो हमारे पास एपरेटस है उसमें बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता। जैसे हमारे पास क्या है, मान लो कि क्या है, कार है एक, ठीक है, तो कार भी एक प्रकार का क्या है, कंडक्टर का एक क्या है, सेल है। ठीक है, एक प्रकार का सेल ही तो है ये, इसके अंदर क्या है, हॉलो है, कैविटी है यहाँ पर। तो जब यहाँ पे कोई इंसान बैठा है और ऊपर से बिजली गिरती है, तो ये थोड़ा क्या होता है, सेफ़ होता है। ठीक है, कार के अंदर ही बैठे रहना थोड़ा सेफ़ होता है, बजाय इसके कि आप ग्राउंड पे खड़े हो जाएं जाके। ठीक है, तो अगर बिजली गिरती है तो ये जो ये बाहर का एरिया है, ये अंदर के लोगों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार की घटना को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। ठीक, प्रोटेक्ट सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, वो शील्डिंग है। ठीक है, और इस प्रकार का जो बाहर का हमारा क्या है, ये सेल है। ठीक है, हॉलो सेल, किसी भी प्रकार का हमने किसी भी आकार का ले लिया, छोटा ले लिया, बड़ा ले लिया,
ठीक है, वो अंदर के जो इसका स्पेस है वहाँ पर बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से रक्षा करेगा। और इस जो हॉलो हमारे पास मटेरियल है या हॉलो कंडक्टर है, इसको हम फैराडे केज कहते हैं। ठीक है, फैराडे केज कहा जाता है क्या, जो हमारे पास हॉलो कंडक्टर होता है। ठीक, तो एक प्रकार से तो हॉलो कंडक्टर अंदर जो भी उसके अंदर क्या है, एपरेटस रखा है, इंसान है, जो भी है उसकी रक्षा करेगा बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से। पर एक क्या हो सकता है कि अगर हम किसी कंडक्टर को लें, ठीक है, और उसको अर्थ कर दें, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर सकते हैं। जैसे माना कि हमारे पास क्या है, माना कि हमारे पास ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर है। अब इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। मान लो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव प्लेट इधर है, नेगेटिव प्लेट इधर है। ठीक, अब हमने क्या कर दिया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव ये जो चार्ज होगा इंड्यूस हो जाएगा इस सरफेस पे यहाँ पे। ठीक है, और जब यहाँ नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रेरित हो जाएगा। जो नेगेटिव क्या थे, चार्ज थे, आयन थे, नेगेटिव आयन, ये इस साइड चले गए, और जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस साइड आ गया, इस सरफेस, इस कंडक्टर के अंदर ही। ठीक है, अब क्या माना जाता है कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जनरेट हो रहा है और नेगेटिव में यहाँ पे ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ टर्मिनेट हो गया, ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, तो ये वाली सतह पे टर्मिनेट हो जा रहा है। फिर ये वाला पॉजिटिव इसको दोबारा से जनरेट कर रहा है और वो नेगेटिव पे जाके क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, इस कंडक्टर को हम क्या कर दें, अर्थ कर दें। ठीक है, अर्थ का मतलब क्या है, जो हमारे पास ये क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव ये बन गए थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, तो इस वाली सतह को हम अर्थ कर दें। अर्थ का मतलब ग्राउंडेड। ठीक है, हमने इसको पृथ्वी से जोड़ दिया, तो क्या होगा, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज तो चले गए अर्थ के अंदर। ठीक, अब यहाँ पे पॉजिटिव आयन नहीं बचे, केवल यहाँ पे नेगेटिव बचे। तो देखो यहाँ से क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा था वो यहाँ से शुरू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ शुरू होगा यहाँ ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड को शुरू करने के लिए। तो ये वाला एरिया, ये वाला जो स्पेस है उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक अर्थ कंडक्टर, ठीक है, ग्राउंडेड कंडक्टर या फिर अर्थड कंडक्टर, ठीक है, इसकी सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं, एक हॉलो कंडक्टर और एक अर्थड कंडक्टर। अब हम वैद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो वैद्युत धारिता क्या होती है, किसी भी चालक की वैद्युत आवेशों को संग्रहण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है। यानी कि कोई चालक है तो वो चालक अपने अंदर कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, यही क्या होती है, वैद्युत धारिता। एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इनसाइड एनी कंडक्टर। ठीक है, यही क्या कहलाती है, कंडक्टर की वैद्युत धारिता। अब धारिता को समझें कैसे हम, या फिर धारिता को मेज़र कैसे किया जाए। जैसे हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते जाएं, ठीक है, पहले एक चार्ज दें, दो दें, ऐसे चार्ज बढ़ाते जाएं तो इसका पोटेंशियल भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, क्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, जैसे हमने क्या किया, एक चार्ज रखा यहाँ पे, तो दूसरा चार्ज लाने के लिए हमें मान लो W वर्क करना पड़ा। ठीक है, हमने दूसरा चार्ज भी रखा। अब तीसरा चार्ज जब हम यहाँ लाएंगे, ठीक है, तो हमें इस W से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। W1 अगर हम करेंगे तो हमें इससे ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज पहले से ही हैं, दो पॉजिटिव। अगर हम तीसरा लाएंगे तो ये दोनों इसका क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ज़्यादा चार्ज लाते जाते हैं वैसे वैसे हमको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है,
और ये क्या होता है, पोटेंशियल W/Q होता है, तो जितना ज़्यादा वर्क उतना ज़्यादा पोटेंशियल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा हम आवेश किसके अंदर रखेंगे, जितना ज़्यादा हम आवेश कंडक्टर को देंगे उतना ही उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। अब यहाँ पे हम इसको स्मॉल में ही चला लेते हैं, ठीक है, या फिर कैपिटल में ही चला लेते हैं सबको, ठीक। तो फिर देखो, तो Q प्रोपोर्शनल टू V है। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमें यहाँ पे एक क्या रखना पड़ेगा, एक नियतांक, एक कांस्टेंट रखना होगा। तो हम यहाँ पे उस नियतांक को C रख देते हैं, ठीक है। Q = CV, ठीक है। और यही C क्या है, यही जो नियतांक हमने रखा वही वैद्युत धारिता है या फिर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। जिसमें क्या होगा, ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा तो वहाँ पे ज़्यादा क्या होता जाएगा, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या है, बराबर करने के लिए हम यहाँ पे एक जो लगा रहे हैं, नियतांक लगा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं वैद्युत धारिता या फिर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और ये हम फॉर्मूला बना सकते हैं, C = Q/V। अब देखो, जो वैद्युत धारिता होती है C, उसकी यूनिट होती है फैरेड, ठीक है। फैरेड यूनिट होती है, फैराडे जो साइंटिस्ट हैं उसके नाम पे ये यूनिट रखी गई है, ठीक है। तो फैरेड इसकी यूनिट है। अब फैरेड को अगर हम निकालें, एक फैरेड कितना होता है, तो अगर हम यहाँ पे Q की जगह 1 कूलाम रख दें, ठीक है, और वोल्ट की जगह क्या, पोटेंशियल की जगह 1 वोल्ट्स रख दें, ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 कूलाम/1 वोल्ट। और 1 कूलाम/1 वोल्ट ही क्या होता है, 1 फैरेड होता है, ठीक। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से कि यदि 1 कूलाम आवेश हम किसी कंडक्टर को दें, और अगर हम क्या करें, 1 कूलाम आवेश किसी कंडक्टर को दें और उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, ठीक है। हम इसी फॉर्मूले से यहाँ पे डेफिनेशन बना सकते हैं। ऐसे ही अगर हम क्या करें, इस C की डेफिनेशन बनाए या कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बनाए, तो हम क्या बना सकते हैं कि किसी भी चालक की विद्युत धारिता या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होगा, उस चालक को दिए गए आवेश तथा उस आवेश के कारण उसमें हुए वैद्युत विभव में वृद्धि, ठीक है, जो हम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, और उस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वृद्धि हो रही है, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, धारिता कहते हैं, ठीक है। दिए गए चार्ज अपॉन उसके पोटेंशियल में वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने फैरेड और कैपेसिटेंस दोनों को डिफाइन कर दिया। अब देखो, फैरेड के अलावा भी और भी क्या होती है, यूनिट्स होती हैं। जैसे हमारे पास क्या है, माइक्रोफैरेड। 1 माइक्रोफैरेड क्या होता है, 10⁻⁶ फैरेड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स में। इसी प्रकार से नैनोफैरेड, 1 नैनोफैरेड = 10⁻⁹ फैरेड, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 माइक्रो लगा देंगे, ठीक है। माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड = 10⁻⁻12 फैरेड, या हम इसको पिकोफैरेड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 1 पिकोफैरेड = क्या हो जाएगा, 10⁻⁻12 फैरेड। अब हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस का वो निकाल लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला या फिर विमीय सूत्र, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला क्या था, C = Q/V, ठीक है। और इस फार्मूले को हम थोड़ा और चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो, ये क्या होता है, V क्या होता है, Q/W/Q, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है, W/Q। Q यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा C = Q²/W, ठीक है। ये बन गया, ठीक। तो Q का तो कूलाम स्क्वायर हो गया, जैसे भी आप समझना चाहें तो हम यहाँ पे कूलाम स्क्वायर लिख सकते हैं। और W क्या हो गया, न्यूटन मीटर, ठीक है। अगर हम यहाँ से करना चाहें न्यूटन मीटर करके तो भी निकाल सकते हैं। अगर हमें W की विमीय सूत्र पता है तो हम डायरेक्ट यहीं से निकाल लेते हैं। तो Q का क्या होता है, Q मतलब कूलाम, ठीक है। Q का विमीय सूत्र होता है 80, ठीक है। तो Q² था तो 80² हो गया। फिर W का होता है mL²T-2, ठीक है। तो डायरेक्ट हमने ये लिख दिया। तो चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स और क्या लेंथ दोनों का निकाल के तब हम इसका निकालें, वर्क का,
ठीक है। वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है विटनेस, तो यहाँ पे MLT माइनस 2, MLT माइनस 2 और इंटू L, ठीक है। तो ये बन जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 2। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे ML स्क्वायर T माइनस 2 लिख दिया था। तो ये आ जाता है, कितना आ जाएगा देखो, A तो इतना ही रहेगा स्क्वायर, तो A का स्क्वायर ही रहेगा। T की यहाँ माइनस 2 है, T की यहाँ 2 है, तो T की 4 हो जाएगी, ठीक है। ये T ऊपर चला जाएगा, M नीचे है तो M की पावर -1, ठीक। L नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -2, तो बन गया M -1 L -2 T की पावर 4 और A2। ये हो गई इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब हम क्या करते हैं, अगला हमारे पास टॉपिक आ जाता है विलगित गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। विलगित गोलीय चालक की धारिता मतलब क्या है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी। विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड, ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि जो भी हम निकाय ले रहे हैं, जैसे स्फेरिकल कंडक्टर ले रहे हैं, तो वो क्या है, उसका बाहर के एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल सबसे क्या है, कटा हुआ है, ठीक है, वो अलग है। बाहर से ना ही इसे चार्ज दिया जा रहा है, ना ही ये चार्ज बाहर को कहीं को दे रहा है, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड है, अलग है सब चीज़ से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। माना हमारे पास एक क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, एक गोलीय चालक है। अब ये क्या है, आसपास के एनवायरनमेंट से आइसोलेटेड है, ठीक है। बाहर से ना ही इस पे चार्ज आएगा, ना ही ये चार्ज बाहर देगा, ठीक। तो ये हमने कंसीडर किया है। इस चालक की रेडियस r है, ठीक है, इसकी त्रिज्या r है, और इसमें जो टोटल चार्ज है, जो इसके पास हमने चार्ज दे रखा है, वो कितना होगा, वो +q है, ठीक है। टोटल चार्ज इसके ऊपर +q है। तो ये चीज़ें हमने मान लेनी है, कंसीडर कर लेनी है, ठीक है। एक चीज़ हमको ध्यान रखना है, जो भी इसको चार्ज दिया गया है, ठीक है, जो +q इस पर चार्ज है, वो इसके बाहरी सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = Q/4πε0r, ठीक है। ये हम पहले देख चुके हैं कि V का फॉर्मूला या पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। और Q, C = क्या होता है, Q/V, ठीक है। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे C = Q/V, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, V की वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। तो Q/V, ठीक है। तो V कितना हो गया, V हो गया Q/4πε0r। तो यहाँ पे Q अपॉन ऐसे आ जाएगा, C = Q क्या है, Q/4πε0 r अपॉन क्या, नहीं, एक Q अपॉन, तो ये हो गया Q अपॉन, देखो ये Q, ये हो गया Q अपॉन V की वैल्यू क्या है, Q/4πε0 r। तो यहाँ पे V की जगह Q/4πε0 r, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये सबसे नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है A B C और D, ठीक है। ये नीचे जाता है, ये सबसे ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे Q/1 है, 1 नीचे आएगा और ये सबसे नीचे वाला ऊपर चले जाएगा। तो कितना बनेगा, Q/4πε0 r अपॉन Q। तो Q से Q कैंसिल हो गया, C = 4πε0 r, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। कितना हो गया, C = 4πε0 r, ठीक है। यहाँ पे r मीटर में है और C फैरेड में है, ठीक है। जो SI पद्धति में होता है वही हमने लेना है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं 4π कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे r कितना होगा, r ही तो वेरिएबल है, तो हम इसमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन देख सकते हैं कि C ∝ r है, ठीक है। r बढ़ेगी तो C भी बढ़ेगी, ठीक है। जितना बड़ा स्फीयर होता जाएगा, छोटा स्फीयर होगा कम धारिता होगी, बड़ा स्फीयर होगा तो ज़्यादा धारिता होगी। जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा वैसे वैसे धारिता भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या था, C = 4πε0 r, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। तो ये निर्वात की विद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर वायु, ठीक है। वायु के लिए भी हम ε0 ही यूज़ करते हैं। तो अगर यहाँ पे वायु ना होके कोई अन्य मीडियम है, तब क्या करेंगे हम, तो ε0 की जगह हम एप्सिलॉन रख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा E = 4πε
जो मीडियम का होगा, और आर, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन एम यानी एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी, ठीक है। ये पहले हमने बता रखा है, एक बार फिर से बता देता हूँ। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या वायु की परमिटिविटी, ठीक है, ये होता है। अब हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर, देखो ये तो यही रहेगा, ये इधर चले जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम, तो ये हो गया एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम, ठीक है। एप्सिलॉन आर क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों बोल सकते हैं वैसे, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एप्सिलॉन एम ही है, ठीक है, मीडियम की परमिटिविटी, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के, तो ये बन जाएगा सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, ये किसी मीडियम के लिए हो गया, ये हो गया। तो ये हमने देख लिया किसी आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटेंस। तो अभी हमने आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी पढ़ी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी फॉर्मूले से, ठीक है, आइसोलेटेड स्फीयर के फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ अर्थ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस ज़्यादा बढ़िया शब्द है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो R इज इक्वल टू हमने क्या रखना है, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर रखना है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। तो मुझे आप इसको सॉल्व करके बताइए कि अर्थ की कैपेसिटी कितनी होगी, सी अर्थ कितना होगा, ठीक है। ये आप बताइए फैरेड्स में, ठीक है, फैरेड्स में बताना है, फैरेड्स में। अब हमारे पास नया टॉपिक आ जाता है संधारित्र या फिर कैपेसिटर, ठीक है। और कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है ये हमको देखना है, ठीक है। कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोलते हैं, ठीक है, कंडेंसर भी बोला जाता है। पहले इसको कंडेंसर ही बोला जाता था जनरली, अब क्या कर दिया गया है, अब इसको कैपेसिटर ही बोलने लग गए हैं, ठीक है। जनरली अब कैपेसिटर ही बोला जाता है। तो देखिए अब जैसे जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम क्या पढ़ेंगे, आगे विद्युत धारा पढ़ेंगे। तो इसमें हमको क्या है, कई सारे एलिमेंट्स को समझना ज़रूरी है कि क्या क्या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इस संधारित्र को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुख्य इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो हमको सर्किट के कंपोनेंट पता है वो मुख्यतः 3 होते हैं। एक क्या होता है, ये होता है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, प्रतिरोध। एक होता है कैपेसिटर और एक होता है इंडक्टर, ठीक है। ये 3 मुख्यतः 12th लेवल पे इम्पॉर्टेंट क्या है सर्किट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें से रेजिस्टेंस हम पहले से ही जानते हैं और आगे भी थोड़ा पढ़ेंगे इसे। और कैपेसिटर यानी संधारित्र एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। ये संधारित्र और इंडक्टर दोनों ही क्या हैं, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। ये दोनों एनर्जी स्टोर करती हैं, ठीक है। अब इंडक्टर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, ठीक है। तो अभी इसको रहने देते हैं, बात आती है कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर क्या करेगा, चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। चार्ज को स्टोर करेगा और हेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे चार्ज को अपने अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है तो इसकी मीनिंग क्या है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को अपने अंदर क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। तो संधारित्र और चालक में क्या, सिंपल चालक देखो, चालक भी तो क्या करता है, अपने अंदर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन या चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। जो एक कंडक्टर है वो अपने अंदर क्या करेगा, चार्ज को स्टोर कर सकता है। पर संधारित्र में क्या है, संधारित्र को हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको कुछ इस प्रकार से हम इसका अरेंजमेंट करते हैं कि ये अपने स्मॉल आकार में भी, स्मॉल स्पेस में भी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करेगा, ठीक है। कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो
एक ऐसा समायोजन है संधारित्र जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सके। ठीक है, इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम संधारित्र कहते हैं। अब जैसे पंखा है, ठीक है, पंखे में कैपेसिटर, कंडेंसर हम बोलते हैं उसको, पंखे का कंडेंसर। ठीक है, तो पंखे में कैपेसिटर लगा होता है और उसमें लगा होता है, जैसे फ्लैश हो गया कैमरे का, उसमें लगा होता है, और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है जहाँ पे हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ये अपने अंदर पहले चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, अपने अंदर चार्ज को स्टोर करा खूब सारा, फिर बाद में जब ज़रूरत पड़ी तो ये क्या कर देता है, चार्ज को रिलीज़ भी कर देता है। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी अपने अंदर स्टोर करेगा और उस एनर्जी को ज़रूरत पड़ने पे रिलीज़ भी करेगा। ठीक है, एक साथ ये ज़्यादा एनर्जी तब दे देगा। पंखा हो गया, पंखे का कंडेंसर फूक जाता है तो क्या होता है, पंखा धीरे चलने लग जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम इसका जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो आगे इसके यूज़ भी देखेंगे कहाँ कहाँ होते हैं। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर वर्क कैसे करता है। ठीक है, इससे पहले हमने समझा कि संधारित्र क्या होता है, एक ऐसी अरेंजमेंट है या एक ऐसी डिवाइस है जो कि स्मॉल स्पेस में लार्ज अमाउंट्स ऑफ चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, संधारित्र होता है। अब ये वर्क कैसे करता है, इसमें हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। माना कि हमारे पास एक प्लेट है। ठीक है, हमने एक प्लेट ले ली, ये क्या है, ये कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है, ये कंडक्टिंग प्लेट है। अब इसको हमने रख दिया कहाँ पे, इंसुलेटिंग स्टैंड पे। ठीक है, एक ऐसे स्टैंड पे रख दिया जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देना शुरू किया। ठीक है, हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव चार्ज देना शुरू किया। तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, ठीक है, हम इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो क्या होगा, इस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो हमने चार्ज दिया, पोटेंशियल बढ़ा। ठीक है, हम किसी तरीके से इसको नाप भी सकते हैं, हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं पोटेंशियल नापने के। हमने इसका पोटेंशियल देखा, मैक्सिमम पे पहुंच गया। ठीक है, इससे ज़्यादा हम इसको चार्ज नहीं दे पा रहे, मैक्सिमम चार्ज पे पहुंच गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक प्लेट, एक कंडक्टिंग प्लेट इसके सामने रख लेते हैं। ठीक है, एक और कंडक्टिंग प्लेट हमने इसके सामने रख दी। तो हम देखते हैं कि इस वाली प्लेट में क्या हो गया है, पहले तो क्या थी, ये न्यूट्रल थी, पर अब इसके अंदर क्या हो गया, एक साइड नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है और दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने एक प्लेट ली, ठीक है, उसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा, इस प्लेट को चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया। ठीक है, अब जैसे जैसे हम चार्ज देते जाते हैं वैसे वैसे इस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ता जाता है। ठीक, अब एक टाइम ऐसा आता है इसमें हम मैक्सिमम चार्ज दे देते हैं और इसका पोटेंशियल मैक्सिमम सैचुरेटेड हालत में पहुंच जाता है, यानी इससे ज़्यादा हम इसको चार्ज नहीं दे सकते और इससे ज़्यादा इसमें हम पोटेंशियल नहीं बढ़ा सकते इस अवस्था में। फिर हमने क्या किया, हमने इसके सामने एक कंडक्टिंग प्लेट या कंडक्टर प्लेट हमने सामने रख दी। ठीक है, और हमने क्या देखा कि इसमें भी क्या हो गया है, चार्ज इंड्यूस हो गया है। जिस तरफ इधर पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि इसका पोटेंशियल क्या हो गया, फिर से थोड़ा सा डाउन हो गया। ठीक है, अब इस प्लेट को लाने के कारण, ठीक है, इस वाली प्लेट को लाने के कारण इस प्लेट का पोटेंशियल थोड़ा डाउन हो गया। ठीक, तो फिर क्या होगा, जब पोटेंशियल डाउन हो गया तो हम इसमें और चार्ज डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा और चार्ज डाल सकते हैं, पोटेंशियल फिर बढ़ेगा। ठीक, तो ये होता है, जितना पास में हम इसको रखेंगे, ठीक है, जितना इस प्लेट को इसके पास में रखेंगे उतना ज़्यादा क्या हो रहा है, इसका पोटेंशियल कम हो जा रहा है। ठीक, उतना ज़्यादा हम इसमें चार्ज डाल पा रहे हैं। और इसके बीच में मीडियम क्या हो सकता है, मीडियम अभी हमने एयर ले लिया है। ठीक है, इसके अलावा हम अन्य मीडियम भी ले सकते हैं, माइका ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, पर अभी हम एयर मान के चल रहे हैं। फिर क्या किया हमने,
अभी हमने क्या किया था, एक प्लेट थी, पॉजिटिव चार्ज दिया था, मैक्सिमम चार्ज दे पाए थे हम। उसके बाद हमने दूसरी प्लेट लगाई, उसके बाद इसमें पोटेंशियल थोड़ा और कम हुआ, जिसके कारण हमने इसमें थोड़ा और दे दिया चार्ज। अब ये मैक्सिमम चार्ज पहुंच गया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर हम क्या करते हैं, इस वाली प्लेट को ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, ये वाली प्लेट जो थी हमने इसको ग्राउंड कर दी। ग्राउंड करने से क्या हुआ, जो सारे पॉजिटिव चार्ज थे कहाँ चले गए, अर्थ में चले गए। ठीक, अब क्या रह गया, देखो पहले इस वाले ये जो था क्या नेगेटिव था, है ना, इस नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको बैलेंस करने का काम ये भी कर रहा था। ठीक है, तो अब ये वाला सारा चला गया। ठीक है, इसकी पावर थोड़ी क्या हो गई, और ज़्यादा बढ़ गई। अब ये क्या कर सकता है, और इसके पोटेंशियल को कम कर सकता है। ठीक है, पहले देखो इधर का पॉजिटिव चार्ज था, इधर का पॉजिटिव चार्ज था, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक साइड का चला गया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसमें और पॉजिटिव चार्ज इससे जुड़ जाएंगे जाके। ठीक है, जुड़ने मतलब इसकी ओर खिंच जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, अब और पोटेंशियल कम हो गया, हम इसमें और चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम किसी भी कंडक्टिंग प्लेट के सामने जिसमें चार्ज हो के बगल में एक ग्राउंडेड कंडक्टर लाते हैं तो क्या होता है, इस प्लेट की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अंदर हम और चार्ज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होता है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल होता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको अभी पढ़ेंगे। देखिए इसको हम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। जब किसी एक इंसुलेटेड, यानी इंसुलेटेड का मतलब है विद्युत रोधी, चालक प्लेट के पास अन्य प्लेट लाई जाती है तो चालक की धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, यही इसका क्या है, प्रिंसिपल है, सीधी सी बात। फिर संधारित्र किसी भी आकार के दो चालकों का युग्म होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये प्लेट हो। ठीक, जरूरी नहीं कि प्लेट हो, गोल भी हो सकते हैं, गोल नहीं हो सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। ठीक है, क्या है, हाफ सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, जो भी हो, किसी भी दो प्रकार के कंडक्टर से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आकार के दो चालकों से हम क्या कर सकते हैं, संधारित्र बना सकते हैं। ठीक है, अब सिंबल क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जब हम सर्किट में कंडक्टर को, ये कैपेसिटर को दिखाते हैं, तो जो फिक्स्ड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर होता है उसको हम इससे दिखाते हैं। ठीक है, इस तरीके से दो बार और यहाँ पे सर्किट के वायर। ठीक है, तो ये होता है फिक्स्ड कैपेसिटेंस के कैपेसिटर का सिंबल, और ये होता है वेरिएबल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर का सिंबल। ठीक है, अगर फिक्स्ड कैपेसिटेंस है तो ये, वेरिएबल है तो ये। ठीक है, फिक्स्ड का मतलब है, मान लो 1 फैरेड है तो 1 ही फैरेड है। ठीक है, इस कैपेसिटर का संधारित्र नहीं बदलेगा। ठीक है, और वेरिएबल कैपेसिटेंस का क्या मतलब है कि अगर कैपेसिटेंस 1 फैरेड है तो हम उसको 2 फैरेड भी बदल सकते हैं, 3 भी बदल सकते हैं, मतलब जितनी भी इसकी क्षमता है उसका वेरिएशन हम कैपेसिटेंस में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होता है, संधारित्र कार्य करता है। अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं सीट के कारण, यानी कि अगर हमारे पास कोई क्या है, कंडक्टर सीट है। ठीक है, तो उसमें भी 3-4 केस बन जाते हैं हमारे पास कि किस किस केस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। तो 3-4 केस हम इसके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है, एक इनफाइनाइट सीट के कारण, इनफाइनाइट थिन सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, क्या निकालना है अभी हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये मैं एक बार पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो पहले एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखो क्या होता है, माना हमारे पास इस जो सीट है, इस सीट में क्या है, चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी यानी कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। ठीक है, वो क्या है, सिग्मा है। अब क्योंकि ये इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगी, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। ठीक है, तो गॉस लॉ जो होता है ईडीएस, नहीं जो फ्लक्स होता है ईडीएस, वो क्या हो जाएंगे, दोनों ओर के फ्लक्स जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 EDS। ठीक है, तो ये फ्लक्स हम कैसे निकाल देंगे, 2 × E × DS। DS क्या है, DS इसमें छोटा सा एरिया है। ठीक, अब चार्ज कितना होगा,
अगर यूनिट एरिया में क्या है, सिग्मा चार्ज है, तो ds एरिया में कितना चार्ज हो जाएगा, सिग्मा ds। ठीक, तो ये फाई, अब हम क्या करते हैं, गॉस लॉ लगा देते हैं। गॉस लॉ क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स गॉस लॉ के अनुसार क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और फ्लक्स का फॉर्मूला तो ये होता ही है। तो दोनों को इक्वल रख देंगे, 2E ds क्यूब इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो इसको इसके बराबर रख के हम देख सॉल्व कर लेते हैं, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, 2 नीचे आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है, वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बोथ साइड का है, समझ गए। अब इससे हम पहले इसकी कंडीशन देख लेते हैं। अगर हमारे पास क्या है, सिग्मा पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि सिग्मा इज़ ग्रेटर देन 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म तो होगा, नॉर्मल होगा, या नॉर्मल की मतलब कि जो सीट है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन से निकल रहा होगा, और आउटवर्ड निकल रहा होगा, सीट से बाहर की ओर निकल रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अगर ये नेगेटिव है, सिग्मा नेगेटिव है, तो यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, वही नॉर्मल तो रहेगा। फिर क्या होगा, ये निकले, ये सीट के अंदर की ओर जाएगा, सिर्फ आउटवर्ड और इनवर्ड ध्यान रखना है। ठीक है, सिग्मा पॉजिटिव आउटवर्ड निकलेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे, सिग्मा नेगेटिव यानी नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे इनवर्ड आएगा। ठीक है, ये है ध्यान रखने वाली बात। उसके बाद हम देखते हैं कि थिक सीट है, ठीक है, मोटी सीट है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा बोथ सरफेस में रहेगा। ठीक है, अब क्या है, ये सीट की चौड़ाई है मान लो। ठीक है, ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ले लिया मैंने। ठीक, पहले क्या थी, पतली सीट थी, थिन सीट थी, उसमें कोई चौड़ाई नहीं थी, अब इसमें चौड़ाई भी है यहाँ पे। ठीक, तो इसकी इस सरफेस में भी चार्ज जमा होगा, इस सरफेस में भी चार्ज जमा होगा, तो हम कह सकते हैं सिग्मा क्या है, बोथ सरफेस में है। ठीक है, अब एक इस सरफेस में जो सिग्मा है उसके कारण E1 आएगा, और एक इस सरफेस में जो है उसके कारण E2 आएगा। ठीक है, और दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगी। ठीक है, तो जो टोटल जो निकलेगा वो बन जाएगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों जुड़ जाएंगे, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बन जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये थिक सीट के कारण होती है, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक, हमको केवल ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये तो हमारे पास है, ये तो हमारे पास सिलेबस में है। ठीक है, ये वाला सिलेबस में है, और ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि क्या किसकी कितनी होती है। ठीक, अब इसमें दो और कंडीशन आ जाती हैं कि एक आ जाती है टू थिन पैरेलल सीट। ठीक है, सेम चार्ज में। ठीक, मतलब हमने अब 2 थिन पैरेलल सीट को सामने सामने रखना है। ठीक, दोनों में पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब देखो सेम चार्ज दे दिया, मान लो इसकी सिग्मा 1 हो गई चार्ज डेंसिटी, इसकी हो गई सिग्मा 2। ठीक, तो देखो इसके कारण E1 यहाँ निकल रहा है, E1 इधर निकल रहा है ना, सीट से दोनों निकलेगा, E1 इधर हो गया और E2 इधर हो गया। ठीक है, तो देखो अब E1 कितना होगा, E1 होगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी प्रकार इस वाली सीट से निकलेगा E2 इधर की ओर और इधर की ओर, ये हो जाएगा क्या, ये सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना बन गया। अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3, इन तीनों के लिए देखना पड़ेगा किस रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं, दोनों का क्या है, साइड सेम है तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, दोनों के साइड सेम है तो जुड़ जाएंगे। अगर हम इस साइड वाले को पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है, अगर हम इस साइड वाली इंटेंसिटी को पॉजिटिव मानेंगे तो इस साइड वाले दोनों को नेगेटिव मानेंगे, तो दोनों क्या है, नेगेटिव नेगेटिव वाले जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा -1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर सेकेंड रीजन के लिए देखो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में है, इक्वल और अपोजिट है। ठीक, इक्वल तो नहीं है क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है, अलग अलग वैल्यू दे रखी है। तो E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे आपस में, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये हो गया, यहाँ पे जुड़ रहते हैं, यहाँ पे घट जाएगा। अब थर्ड रीजन में भी सेम है ना,
थर्ड रीजन में सेम है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी बस, तो ये आ जाएगा E1 प्लस E2 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर है, ठीक है, तो हम यहाँ से दोनों को बराबर रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 2 सिग्मा, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको सिग्मा के बराबर रख दें तो यहाँ आ जाएगा 2 सिग्मा, ठीक, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा तो पॉजिटिव का आ जाएगा। ठीक, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, एक क्या है पॉजिटिव सीट है और एक नेगेटिव सीट है। ठीक, तो देखो अब इसमें क्या लेते हैं, सिग्मा भी क्या कर लेते हैं, बराबर ले लेते हैं। ठीक, सिग्मा 1 करके सिग्मा 2 करके नहीं मानते हैं। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने किया सबसे पहले फर्स्ट वाले केस में देखते हैं। देखो इस वाले में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो E1 क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ का। फिर E3 इधर वाला E3, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी 0 हो गया क्योंकि इधर क्या है, सारा का सारा पॉजिटिव से इधर जा रहा है, इधर से तो कुछ नहीं आ रहा। ठीक, तो यहाँ पे भी 0 हो गया, बचा केवल सेकंड वाले फील्ड में, सेकंड वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो सेकंड रीजन में कितना हो गया, E सेकंड इज इक्वस टू, ठीक, कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों को दोनों। ठीक है, इस वाले केस से लगा लेते हैं, है ना, इस वाले केस से लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। हमको इसी में क्या कर देना है, माइनस रख के देख लेना है। ठीक है, जैसे हमने क्या कर दिया, दोनों की वैल्यू सेम रख ली। हमने क्या कर दिया यहाँ पे, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 कर दिया। ठीक है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 कर दिया। पर क्या किया हमने यहाँ पे, जो क्योंकि सिग्मा 2 क्या है, नेगेटिव है, सिग्मा 2 नेगेटिव है ना, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये हम कुछ इस प्रकार से रख देंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा इंटू माइनस सिग्मा, तो सिग्मा सिग्मा जुड़ गए, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू आ जाएगी ये 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमको ध्यान रखनी है कि किस वैल्यू में, किस केस में कौन सी वैल्यू आती है। अब हम समांतर प्लेट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और संधारित्र यानी कैपेसिटर कई टाइप के होते हैं। ठीक है, पर सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला जो क्या है संधारित्र है, वो समांतर प्लेट संधारित्र ही है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या होते हैं इसके कंपोनेंट्स। देखिए, 2 लंबी समतल प्लेटें होंगी। ठीक है, 2 लंबी समतल प्लेटें ये हो गई, ये क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है, और इसको हम किसी माध्यम से अलग करते हैं, और इस केस में हम पहले एयर ले लेते हैं। ठीक है, इसकी जगह पे हम क्या भी रख सकते हैं, मान लो हमने रख दी माइका रख दिया, ठीक है, ग्लास रख दिया, ये सब चीज़ें हम रख सकते हैं, पर वो केस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एयर लेके चलते हैं। ठीक है, तो 2 प्लेट ले ली जो कि किसी माध्यम से पृथक हैं। ठीक है, कि उसके बीच में क्या है, कोई माध्यम है, और इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है, d दूरी पर इनको रखा गया। ठीक, प्लेट 1 को हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया, ये क्या है यहाँ पे, इंसुलेटिंग स्टैंड है। और प्लेट 2 को हमने का एक साइड, ठीक है, एक फेस इसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। तो सीधे से हम कह सकते हैं प्लेट 2 को हमने ग्राउंडेड कर रखा है। ठीक, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल a माना जाएगा। ठीक है, a मान के चलना है दोनों प्लेटों को। अब ठीक, हमने क्या करना है, हमने पॉजिटिव चार्ज देना है पहली प्लेट को। ठीक है, प्लेट 1 को, ये हमने नंबर डाल दिया, प्लेट 1 प्लेट 2। ठीक, प्लेट 1 को धनावेश दिया, ठीक है, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, और क्या किया हमने, जब हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो इसमें एक साइड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, नेगेटिव चार्ज इसमें प्रेरित हो गया प्लेट 2 में। ठीक है, और इस साइड जो पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, वो क्या हो गया, वो चला गया ग्राउंड में। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाली साइड में क्या है, हमने ग्राउंड जोड़ रखा है, तो पॉजिटिव वाला चला जाएगा इधर ग्राउंड में। ठीक है, अब क्योंकि ये क्या है, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव से क्या है जुड़ा हुआ है, या इसके साथ क्या है
इसका आकर्षण है, तो ये नेगेटिव इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, केवल पॉजिटिव जाएगा। नेगेटिव यहाँ पे क्या है, इसके साथ इसका अट्रैक्शन है, इसलिए ये इसके साथ जुड़ा है तो नहीं जा सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे केवल नेगेटिव रहेगा, इतना हमको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं प्रत्येक प्लेट का पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है, मतलब कि कितना चार्ज डेंसिटी है, तो वो हमने लेनी है सिग्मा, जो कि हम पहले से कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। इसमें साइन को भी लेना है, ठीक है। पॉजिटिव वाले साइन है तो वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव सिग्मा, नेगेटिव वाले हैं तो नेगेटिव सिग्मा, साइन भी कंसीडर किए जाएंगे, ठीक। फिर वही केस, प्लेट वाले केस जो हमने अभी थिन शीट में केस पढ़े थे। फर्स्ट रीजन इसको मान लो, सेकंड रीजन इसको मान लो, ये इसके देखो ये वाली फर्स्ट वाली प्लेट है, इस प्लेट से इधर का रीजन फर्स्ट मान लो, ठीक है। इस प्लेट से और दूसरे प्लेट के बीच वाला रीजन मान लो सेकंड, और सेकंड प्लेट के इस साइड का मान लो तुम थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे E1 लिखूँ, यहाँ पे E2 लिखूँ और यहाँ पे E3 लिखूँ, तो E1 और E3 क्या है, 0 है, ठीक है। इससे पहले ये केस समझा दिया। प्लेट के बीच यानी कि जो सेकंड रीजन है में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E सेकंड होगा सिग्मा कौन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी इससे पहले वाले केस में हमने बताया था कि यहाँ पे सेकंड वाले रीजन में क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि क्या होगा, सेकंड वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो हम इसको सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो आगे है ही 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह लिख दिया Q अपॉन ए, ठीक। अब हम देखते हैं पोटेंशियल कितना बढ़ेगा या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना पोटेंशियल है, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं देखूँ E इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन डी, ठीक। और तो यहाँ पे V का फॉर्मूला हो जाएगा E इंटू डी, ठीक है। V इज इक्वल्स टू E इंटू डी, तो ये हो जाएगा। तो हमने E का वैल्यू रख दी यहाँ पे, E कितना था, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए इंटू डी, ठीक। ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है कि V का फॉर्मूला क्या होता है। फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी बनेगी, यहाँ पे C इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V, ठीक है। Q तो Q रहेगा, ठीक है। V की वैल्यू हमने क्या रख दी यहाँ पे, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q बाई ए इंटू डी, तो हम ऊपर लिख देते हैं QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे V की वैल्यू कैसे रखनी है, QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। फिर वही होगा, ये वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक, और Q से Q कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। ये तो ऊपर चला गया एप्सिलॉन नॉट ए, और Q तो कट चुका था, नीचे बचा D, तो एप्सिलॉन नॉट ए डी, तो यही हो जाती है धारिता, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यही क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटेंस। पर ये जो आया है वो केवल किसके लिए आया, एयर या फिर वैक्यूम के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे जो परमिटिविटी ली है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ली है, यानी कि एयर या फिर वैक्यूम की परमिटिविटी ली है। अगर हम किसी माध्यम के लिए देखें, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन फॉर मीडियम लिखना पड़ेगा, ठीक है, माध्यम की परमिटिविटी लिखनी पड़ेगी, ठीक। तो CM, ठीक है, समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता इन मीडियम, ठीक है, कोई भी मीडियम के लिए अगर हम निकाल लें, यहाँ पे कोई अगर बीच में मीडियम रख दे, उस मीडियम के लिए अगर हम धारिता निकाल लें तो वो बनेगा EA अपॉन डी, ठीक है। E क्या हो जाएगी, उस मीडियम की धारिता, उस मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सापेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है, सापेक्ष विद्युतशीलता क्या होता है, एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन क्या, एयर या फिर वैक्यूम की विद्युतशीलता, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से ये जो मीडियम वाली है उसकी वैल्यू निकालें, तो ये है मीडियम वाला, तो EM इज इक्वल्स टू ER अपॉन मतलब एप्सिलॉन R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम क्या, माध्यम की परमिटिविटी को हम कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव परमिटिविटी
इंटू एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। फिर ए तो था ही यहाँ पे, ए इंटू डी, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है, ये क्या है, ये तो सी था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं देखो, इसको अगर हम एयर और वैक्यूम के लिए, ठीक है, एयर और वैक्यूम के लिए स्पेशल हम दिखाना चाहें, ठीक है, डिनोट करना चाहिए कि ये एयर या फिर वैक्यूम का है, तो हम सी नॉट से डिनोट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये क्या है, एब्सोल्यूट मतलब एयर या फिर वैक्यूम के लिए है, और ये किसी माध्यम के लिए है, ठीक है, ये वाला किसी माध्यम के लिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू सी नॉट, ठीक है। और रिलेटिव परमिटिविटी को हम क्या बोलते हैं, के वी बोलते हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये हो गया के इंटू सी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया सी एम इज इक्वस टू के सी नॉट, ठीक है। ये माध्यम की क्या आ गई, कैपेसिटेंस आ गया, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अगर बीच में माध्यम है तो वहाँ का कैपेसिटेंस ये हो गया, और अगर बीच में एयर है तो ये होगा।